चलिए, तो हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक खत्म हुआ था वो था हमारा इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशंस। तो यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेरिवेशन वाला पार्ट खत्म करते हैं, फिर इसके बाद इसके बहुत सारे ग्राफ है वो मैं आपको समझाऊंगा कि इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो इसकी डेरिवेशन हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश की थी, दोबारा से देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये जीरो ऑर्डर रेट इक्वेशन है। तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि वो पावर में कितना आएगा, जीरो आएगा। तो मान लो हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं, तो ये इसकी रिएक्शन है, इससे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अब ये कोई रिएक्शन है तो इसके लिए रेट लो लिखते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ए, पावर में कितना, जीरो। ये हमें कहाँ से पता चला जीरो, क्योंकि हम जीरो के लिए तो कर रहे हैं, तो पावर में इसलिए हमने जीरो लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये रेट आ गया। अब इस रेट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, रेट को मैं लिख सकता हूँ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में टाइम और माइनस में। क्यों, क्योंकि ए क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, तो डी ए अपॉन में डी टी माइनस में इज इक्वल टू के। ए की पावर जीरो कितना होता है, वन होता है, तो ये तो वन हो जाएगा, इसको तो मैं वन ही लिख देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी ए इज इक्वल टू के और ये डी टी ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस में के डी टी। नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, बट टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड, तो हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। तो अप्लाई इंटीग्रेशन, तो मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ। तो व्हेन वी अप्लाई इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन, तो डी ए की इंटीग्रेशन ए हो जाएगी, ये माइनस और ये के क्या है, रेट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होता है वो ब्रैकेट के बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो माइनस में के। अब बचा डी टी, तो डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी, और प्लस में जब भी इंटीग्रेशन हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट सी आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। किसी बुक्स में आई भी लिखा हुआ है तो सी को हम आई भी लिख सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बन जाने के बाद हमने आगे चेक किया, अब हमने क्या लगाया इसमें, स्पेशल केस। अब जब हम स्पेशल केस लगाएंगे तो इसके लिए कल मैंने आपको एक बात बताई थी क्लास लेक्चर में, तीन बातें आपको याद करनी है कि ए नॉट क्या होता है, ए क्या होता है और डी ए क्या होता है। ये तीन बातें आपको रटी होनी चाहिए। मैंने पेट्रोल का एग्जांपल लेके बनाया था, ए नॉट का मतलब 1 लीटर का तेल भरना पड़ा है, मतलब टोटल रिएक्टेंट। ए नॉट का मतलब क्या है, टोटल रिएक्टेंट। तो हमने बोतल का ढक्कन खोल दिया तो तेल उड़ने लग जाएगा, मान लेते हैं 300 मिलीलीटर उड़ गया, तो डी ए का मतलब क्या है, जो पेट्रोल उड़ गया, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट चेंज इन प्रोडक्ट। उड़ने का मतलब यही है ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, उसको हम क्या बोलेंगे, डी ए। अच्छा, 1 लीटर का था, 300 मिलीलीटर उड़ गया, बचा कितना, 700, तो जो बच गया वो क्या है हमारे पास, ए। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रिएक्टेंट। ए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रिएक्टेंट। तो ये तीन चीजें हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, तो अब हम स्पेशल केस लगा रहे हैं। स्पेशल केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, जब टाइम जीरो है तो आप सबको पता है ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए नॉट। सिंपल सी बात है, टाइम अगर जीरो है इसका मतलब जो टोटल था वही बचा हुआ है, तो ए और ए नॉट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि टाइम तो जीरो है, वो तो ढक्कन खोला ही नहीं हमने। तो ये वैल्यूज को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा तो ए की जगह मुझे क्या पुट करना है, ए नॉट, टाइम की जगह मुझे क्या पुट करना है, जीरो, तो यहाँ जीरो पुट करूँगा तो सारा जीरो हो जाएगा, प्लस में खाली क्या बचेगा, सी बचेगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, ए नॉट। तो ये सी की वैल्यू जो आई है इसको फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, पुट सी वैल्यू इन फर्स्ट। तो जैसे हम सी वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए माइनस में के टी प्लस ए नॉट। सो दिस इज द इक्वेशन, ए इज इक्वल टू माइनस में के टी प्लस ए नॉट। यहाँ तक हमने कल निकाल दिया था, इससे आगे भी निकाला था। अब आप सुनो आगे की बात सुनो, आज जो हमने मेन बात पढ़नी है। अब हम क्या बनाएंगे, इसके ग्राफ बनाएंगे, इसके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब इस इक्वेशन से मैं इसको इक्वेशन को नाम दे देता हूँ सेकेंड इक्वेशन, यहाँ से हमारा एक ग्राफ बनेगा, ठीक। अब आप देखो ग्राफ कैसे बनेगा, ये कौन सी इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। पता है आपको क्या होता है, व्हाट इज दिस,
स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो और यहाँ पर मुझे बताओ x क्या है? टाइम है t, x को t मानेंगे और y को क्या मानेंगे? व्हाट इज दिस? a क्या है? व्हाट इज a? कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग रिएक्टेंट, माने जो रिएक्टेंट का हो गए बच गए। तो मैं इस बेस पे यहाँ मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ किसके बेस पे? ऑन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ और एक ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? इसको हम ऐसे बना देंगे। ग्राफ हमेशा ऐसे बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे देखो यहाँ x है, तो x पे आपको क्या लिखना है? टाइम लिखना है। तो x एक्सिस पे मैं क्या लिखूंगा? टाइम। y पे आपको क्या लिखना है? a। व्हाट इज a? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y एक्स की जगह लिख देता हूँ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में छोटा सा a डाल देता हूँ, ठीक है। और ग्राफ हमारा कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और जब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो इसका स्लोप आएगा। ये जो m होता है ना, इसको हम स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। अब स्लोप दो तरह से बनते हैं, या तो नीचे से ऊपर और या ऊपर से नीचे। तो अब देखो यहाँ पे स्लोप कितना है? माइनस में k है। ये माइनस में k का मतलब क्या है? स्लोप हमारा नीचे की तरफ है। तो हमारी लाइन कैसे बनेगी? लाइन हमारी ऐसे बनेगी और यहाँ पे मैं लिख दूंगा स्लोप इसके इक्वल है माइनस में, और हमारी लाइन ऐसे बन जाएगी। तो ये ग्राफ किसका है? आपको ग्राफ आएंगे एग्जाम में, तो ये ग्राफ देख के पहचान जाना, दिस इज द जीरो ऑर्डर ग्राफ। ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। और किस किस के बीच में? कंसंट्रेशन के बीच में, टाइम के बीच में। बना कैसे? इस इक्वेशन को देख, सेकंड इक्वेशन को देख। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये ए नॉट क्या होता है? सी बोलते हैं इसको। और इस सी को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। अगर आपने मैथ्स में इक्वेशन पढ़ी है कि ये तो y एक्सिस होगी, ये x एक्सिस होगी, m हमारा स्लोप हो गया, c हमारा क्या हो गया? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? जो लाइन है हमारी कहाँ कट कर रही है? तो लाइन हमारी यहाँ पे कट कर रही है ना, यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा इंटरसेप्ट कितना है हमारा? c। इंटरसेप्ट कितना है हमारा? c। सही है? इतनी सी बात, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ड्रॉ हो गया। फिर एक और ग्राफ बनाएंगे अभी हम। तो एक ग्राफ कैसे बनाएंगे? पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन को और सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे और सॉल्व करेंगे? ये मैं रख कर देता हूँ। चलिए, तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है? a माइनस में k t प्लस a नॉट। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इससे ग्राफ हमने बना दिया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ kt इज इक्वल टू a नॉट माइनस a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 1/k a नॉट माइनस 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिसमें आपको टाइम निकालना होगा। किस ऑर्डर के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला लिखेगा, टाइम इज इक्वल टू 1/k a नॉट माइनस a। क्रिश a नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, माने शुरू में जब रिएक्शन शुरू हुई थी तब कितना रिएक्टेंट लिया? दिस इज a नॉट। और एक है कुछ टाइम के बाद जो बच जाएगा वो हमारा a है। और k क्या है? रेट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू में दे रखी है। अच्छा, जरा बताना आप में से कोई भी, ये जो k होगा इसकी यूनिट क्या होगी? यहाँ पे जीरो ऑर्डर है ना, तो k की यूनिट क्या होती है जीरो ऑर्डर के लिए? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ पे ठीक है जी। तो इसका एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम दूसरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम इसका हाफ लाइफ पीरियड भी निकाल लें। हाफ लाइफ पीरियड, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? आधा टाइम। तो टाइम कितना हो गया? आधा हो गया। अब जब टाइम आधा हो गया तो केस कैसे लगेगा? a जो होगा वो a नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। लिख सकते हो ना इसको? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आधे टाइम में कितने रिएक्टेंट बचे? टोटल का हाफ ही बचे होंगे। तो विनय आप बताना a क्या होता है? रिमेनिंग रिएक्टेंट। और a नॉट क्या होता है? टोटल रिएक्टेंट। तो आधे टाइम में कितने बच रहे हैं? टोटल का हाफ ही तो बच रहा है।
तो ये वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं मेन इक्वेशन में हमारी। तो टाइम कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है। तो 1 में ए नॉट माइनस में ए की जगह क्या आ जाएगा, ए नॉट अपॉन में 2, ठीक है। तो ये 1 है और ये अदर 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा। तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर यही आएगा ए नॉट अपॉन 2 ए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड ए नॉट अपॉन 2 ए। यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ से अब सेकंड ग्राफ बनेगा, यहाँ से अब सेकंड ग्राफ बनेगा। अब देखिए सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, अगर हम चेक करें ध्यान से, आप देख लो यहाँ तक आपने किया था, यहाँ से अब हमें पता लग रहा है कि टाइम कितना है, हाफ। तो मैं टाइम लिख लेता हूँ, ये हाफ टाइम है। और ये ए नॉट क्या है, ए नॉट में यहाँ लिख देता हूँ। तो मैं हाफ लाइफ पीरियड का ग्राफ बना रहा हूँ ए नॉट के साथ। व्हाट इज ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कैसे बनेगा, स्ट्रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि आप चेक करो ना, ये टी हाफ और ये ए नॉट ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सीधा डायरेक्टली तो इसके, क्योंकि 1/2 के तो कांस्टेंट है। तो टाइम, हाफ लाइफ टाइम ए नॉट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से ये दूसरा ग्राफ बन गया। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द सेकंड ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ग्राफ अगर आप बना रहे हो ना तो आपको पता होना चाहिए एक्स और वाई पे हम क्या लिख रहे हैं। यहाँ पर एक्स पे लिख रहे हाफ लाइफ टाइम, वाई पे क्या लिख रहे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे एक्स पे क्या लिख रहे हैं, टाइम, और वाई पे क्या लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रिमेनिंग वैल्यू। तो ऐसे बनेगा और इसके लिए ऐसे सिंपल। तो जीरो ऑर्डर के ये हमारे डेरिवेशन और दो ग्राफ, एक ग्राफ और बना रहा हूँ मैं, वो आप मुझे बताना। ये सारी डेरिवेशन लिखी हुई है, आप मुझे बताना जो मैं अब थर्ड ग्राफ बना रहा हूँ वो कौन से फॉर्मूले से मैंने बनाया, कौन सी इक्वेशन से बनाया। मैं यहाँ पे थर्ड ग्राफ बना देता हूँ। देखो थर्ड ग्राफ मैं इधर बना रहा हूँ। पहली बात किस किस के बीच में बना रहा हूँ, तो मैं बना रहा हूँ रेट के बीच में, रेट के बीच में, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। और ग्राफ हमारा आ रहा है ये। अब आप इस ग्राफ को समझा दो मुझे कि ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया। बस अगर आप देख लो ना कि एक्स और वाई पे क्या क्या लिखा है उससे पता लग जाएगा। रेट लिखा है एक्स पे और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखा है मैंने वाई पे, और ग्राफ हमारा कैसे बन रहा है, सीधी। अच्छा जरा इस ग्राफ का मतलब बताओ, इससे पता क्या लगा, रेट बढ़ाने पे कंसंट्रेशन से, इससे ये पता लग रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी मर्जी बढ़ा लो रेट आपका सेम है। अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, रेट यहाँ लिख देता हूँ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यहाँ लिख देता हूँ। एक ही बात होती है वैसे तो ये क्या मतलब लग रहा है, ये इससे ये पता लग रहा है आप जितनी मर्जी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते चलो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बताना कहाँ से लिखा मैंने, जीरो। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी ना डेरिवेशन की स्टार्टिंग, तो मैंने ऐसे करी थी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर में 0, ऐसे करी थी ना मैंने। तो यहीं से तो बनाया मैंने ये वाला ग्राफ। अब देखो ये क्या है, व्हाट इज इट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैंने क्या लिखा है ग्राफ में, मैंने लिखा है आप ए जितना मर्जी चेंज करते रहो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पावर में क्या है 0। तो आप कंसंट्रेशन और रेट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। जीरो, ये जीरो ग्राफ तीसरा होगा। आगे समझ, तीनों ग्राफ समझ में आ गए, 1 2 एंड 3 क्लियर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ग्राफ इंपॉर्टेंट है। फटाफट नोट कर लेंगे तीनों ग्राफ।
क्लियर? आगे सब कुछ समझ में? एनी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं अब। और अब मुझे आप बता दो, आप में से कोई भी बता दो नेक्स्ट टॉपिक का नाम। देखो इससे पता लग रहा है कि आपने घर में पढ़ा है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हो ना सर नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसका मतलब आप घर से पढ़ रहे हो। बिल्कुल आप बता दो नेक्स्ट टॉपिक। सर इंटीग्रेटेड रेट ऑफ रिएक्शन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या था? देखिए भाई पेपर एग्जाम में भरे पड़े हैं क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। किससे? फर्स्ट ऑर्डर से। तो अभी ये तो इसके इतने क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि जीरो ऑर्डर सिंपल ही है, बट वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर। जिसको ये नहीं समझ में आया फर्स्ट करेंगे तो समझते ही वैसे ही है, समझ में आ जाएगा। तो आप सब हेडिंग डाल लें, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमें पता लग जाएगा आपने घर में पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन उसी के सॉल्व होंगे जिसने पढ़ा होगा। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार तो सीधा डेरिवेशन याद रखी है। 2020 में आप देखना 3 मार्क्स में सीधा डेरिवेशन पूछिए, एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल सीधा डेरिवेशन ओनली। और हर साल फ्रॉम 1966 गीता हरियाणा बना था तब से लेके अब तक 23 तक हर साल फर्स्ट ऑर्डर के 2 क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में। हर साल 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ लेते हैं ये रिएक्शन, इसका हमने इंटीग्रेटेड इक्वेशन बनानी है। शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? नेचुरल सी बात है, रेट लॉ से शुरू करेंगे। तो रेट लॉ कैसे लिखूंगा मैं? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस x पावर में 1। शुरू में ही पहचान जाओ आप, अब शुरू में ही पहचान जाओ कि a क्या है और x क्या है। अभी पिछले वाले जीरो ऑर्डर में मैंने a नॉट बताया था ना आपको, हमारे क्या होता है टोटल रिएक्टेंट। शुरू में जब रिएक्शन शुरू हुई, इसी को यहाँ पे a बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में a नॉट को a बोलते हैं, छोटा a। क्लियर है? अच्छा, अभी मैंने तुम्हें बोला था कि ba क्या है, तो मधुर जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ठीक है था। यहाँ पर इसको x बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? x बोलते हैं। ध्यान रख लो भाई, यही है बस में कि a क्या है x क्या है। टोटल था 1 लीटर का तेल, वो a है। 300 मिलीलीटर उड़ गया, जो उड़ गया ना वो x है, मतलब b है। और बचा कितना? a क्या होता था? रिमेनिंग रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या होगा? a माइनस एक्स। अरे भाई टोटल 1 लीटर a है, 300 मिलीलीटर हो गया, बचा कितना? टोटल में से a माइनस करा तो a माइनस एक्स। तो बस यहाँ पर ना थोड़े टर्म्स को चेंज किए, वहाँ ये लिया था, यहाँ ये लोगे। तो देखो मैंने रेट कैसे लिखा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस में x। सर आप a माइनस एक्स क्यों लिख रहे हो? पिछले वाले में तो आपने a लिखा था। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर में 0, यहाँ में है a माइनस एक्स। तो सबसे पहली बात आप मुझे बता दो ऋषभ कि a माइनस एक्स है क्या? रिमेनिंग, हाँ जो हमारे पास रिएक्शन बच गए वो है ना a माइनस एक्स। अच्छा मुझे जरा बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? हम वो वाला रिएक्टेंट लेंगे जो हमारे पास बचा होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है रिएक्शन शुरू हो गई है। तो रिएक्शन जब शुरू हो गया तो रिएक्टेंट कौन सा लोगे आप? जो हमारे पे बचा पड़ा। अभी हमारे पे कितना टाइम बचा है? अभी जून चल गया, जुलाई शुरू हो, तो हम आगे की तरफ देखेंगे ना, हमारे पे इतना टाइम पड़ा है। ये 6 महीने उसके और 2 महीने आगे, 8 महीने पड़े हैं। इस 8 महीने में CUET का पेपर भी होता है मई में। IIT JEE नीट तो चलो हाई लेवल हो गया,
एक नवा पेपर भी 2 सालों से चल रहा है +2 के बाद, उसका नाम है CUET। एक दिन क्लास लेंगे 20 मिनट उसके ऊपर कि CUET कौन सा पेपर होता है, इसके बारे में बताएंगे। 2 साल हुए नवा पेपर निकला है अभी। जो बच्चे IIT नहीं कर रहे, नीट नहीं कर पा रहे, टफ लग रहा है, वो CUET करते हैं और उससे एडमिशन मिलता है उनको, तो उसकी भी तैयारी करनी है। ठीक है, तो 8 महीने हैं। अब इस 8 महीने के अंदर हम वो वाला टाइम देखेंगे ना जो हमारे बच गया 8 महीने। पुराना टाइम जो गया, +1 चली गई हमारी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अभी छुट्टियां थी 1 महीने की, चलो चली गई अभी वो भी, कोई टेंशन। अब 8 महीने हमारे पास है, इसमें हमारा फोकस है। तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है वो वाला रिएक्टेंट लेना है जो रिएक्टेंट हमारे पास बचा पड़ा है। तो A - X सर पावर में 1 क्यों लिख रहे हो भाई जी, फर्स्ट ऑर्डर है ठीक। चलो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A - X। अभी बता दो आप, ये रटने की बात नहीं है, अभी बता दो आप। मैंने रेट की जगह ये कहां से लिख दिया, अभी बता दो रितु, मैंने ये क्या लिख दिया So the rate of the action का formula. और एक प्लस लिखना है यहाँ। Sir product का पिछला देखो, जीरो ऑर्डर देखना जरा, अभी चेक करना। minus वहां मैंने लिखा था dA/dt और वो भी माइनस में, वो रिएक्टेंट था इसलिए। रेट को मैं 2 तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ, रिएक्टेंट से भी कर सकता हूँ, प्रोडक्ट से भी कर सकता हूँ। रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाएंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस लगाएंगे। तो मैंने किससे रिप्रेजेंट किया, प्रोडक्ट से। x क्या है क्रिश? भाई x खत्म नहीं हुआ, x का मतलब है जो प्रोडक्ट बना है, x का मतलब है जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया। x मतलब जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल गया। तो x मतलब जितना प्रोडक्ट बन गया। व्हाट डू यू मीन बाय x? 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर का मतलब जो पेट्रोल उड़ गया, या तो अब ये बोल दो पेट्रोल उड़ गया, या आप ये बोल दो प्रोडक्ट बन गया। व्हाट इज x? जो प्रोडक्ट बन गया। तो x dx/dt, x लेना है आपने, सही है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं भाई। अब मैथ आना चाहिए, देखो मैथ नहीं आता तो सब वेस्ट हो जाएगा। अभी मैथ आना चाहिए इधर, इधर आ गया। बायो वाले बच्चों को भी समझा देंगे कि मैथ कैसे करते हैं। छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना है सर। तो ये डी आ गया, डिफरेंशिएशन। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड, क्या करें? तो सेम ही है दोनों, बस थोड़ा थोड़ा फर्क है। इंटीग्रेशन बोथ साइड। अभी जरा रुकते हैं थोड़ी देर, थोड़ा मैथ पढ़ लेते हैं। MATH मैथ को पढ़ने के लिए आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? x dx की इंटीग्रेशन करके बताओ जरा फटाफट। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो पावर में होता है उसमें एक ऐड होता है, जो ऊपर लिखते हैं वही नीचे लिख देते हैं। तो x का स्क्वायर 1/2 बताने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। 1v 1c कैपेसिटेंस में एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ cv², वो इंटीग्रेशन से ही निकलता है। गॉस थ्योरम सारी इंटीग्रेशन से ही होती है, पढ़ लिया होगा आपने। चलो ये तो ठीक है। 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, पढ़ ली है आपने, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लो। 1/x की इंटीग्रेशन होती है log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x। सर अगर 1/4x आ जाए फिर क्या करें? तो भाई फिर क्या करें, क्या log 4x? जब 1/x का log x है तो 1/4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log 4x होगा, प्लस 4x का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 x का तो 1 होता है, 4 से इसको इंटू कर देना। पढ़ा हुआ है आपने, ये मत कहना सर बोर्ड क्यों लिख दिया आपने आगे। जो x के साथ होता है वो आगे भी लिखते हैं। सर समझ नहीं आ रहा हमें, क्यों नहीं आ रहा, ध्यान आपका कहीं हो रहा है, दोबारा देखते हैं। 1/8x dx का इंटीग्रेशन फटाफट से बोल दो, log 8x। अब 8x का डेरिवेटिव, 8x का डेरिवेटिव 8 उससे मल्टीप्लाई, सही है। नहीं आया ना आपको, अभी पता लग जाएगा। 1/-x dx बता दो फटाफट से, log x। अभी माइनस भी तो लगा हुआ है, तो माइनस यहाँ दे। तो सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, x के साथ जो लगा होता है वो log के पहले लगाना होता है, सही है। अब जरा बताना आप, अब जरा आप बताना
1 माइनस एक्स 1/1 माइनस एक्स ये सबको पता है log 1 माइनस एक्स और x के साथ क्या लगा हुआ है माइनस तो इनटू में माइनस सही है। अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं बता दो 1/a माइनस एक्स बताना लोग इसका इंटीग्रेशन log a माइनस एक्स और x का क्या लगा हुआ है माइनस। तो अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सर ये आपने इसको log a माइनस एक्स तो चलो अच्छी बात है माइनस कैसे लगा दिया आपने अभी मेरे से मत पूछना अभी आप कि माइनस में log a माइनस एक्स के साथ जो है वो आ गया सर ये क्या है ये तो कांस्टेंट है तो नहीं लगेगा एक्स के साथ माइनस तो माइनस आएगा क्या आपके मन में अभी भी शायद कोई डाउट है वो मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ ये k की इंटीग्रेशन तो बाहर k हो जाती है dt की क्या हो जाएगी d और आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है प्लस c ये हमारी होगी पहली इक्वेशन सिंपल आया समझ में तो ठीक मुझे आप बता रहे हैं आप में से कोई भी बता रहे हो मुझे कि ये dx कहाँ गया जैसे यहाँ देखो 1/a माइनस x की तो इंटीग्रेशन आपने कर दी ये dx कहाँ गया ये x की पावर 1 की तो इंटीग्रेशन आपने कर दी ये dx कहाँ गया 1 x की तो कर दी आपने log x dx किधर चला गया 1/4x की कर दी 4 log x log 4x dx किधर चला गया तो सीधी सी बात है dx केवल इसलिए लगा हुआ है हमें बताने के लिए कि इंटीग्रेशन आपने विद रिस्पेक्ट टू x कर दी ये क्या कह रहे हो सर देखो डेरिवेशन तो आती है ना सबको चलो ठीक है d/dx 4x का स्क्वायर डेरिवेशन बताना 4x के स्क्वायर की डेरिवेशन बताना डिफरेंशिएशन सॉरी नॉट डेरिवेशन डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा पावर आ गया जल्दी वो माइनस ऐसे ये d/dx कहां गया ये हमें केवल इतना बता रहा है कि हमने जो डिफरेंशिएशन करनी है वो विद रिस्पेक्ट टू x करनी है नहीं अभी भी पता लगा तो इसका आंसर बता दो d/dy 4x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 8x dx by dt तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 क्यों क्योंकि ये x की डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो वो होती नहीं x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ही होती है x की डिफरेंशिएशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो हमेशा आंसर 0 आएगा तो ये d/dx ये d/dx यहाँ पे dx ये सब हमें केवल ये बता रहे होते हैं इसके विद रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करनी है तो इसलिए हट जाता है कहीं आप मुझे कहो सर ये dx कहाँ आ गया 1/a माइनस एक्स की तो आ गई log a माइनस एक्स सर ये dx कहाँ गया भाई वो हट जाता है वो केवल बता रहा है कि x की आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी है सही है एक डाउट आपके मन में और चल रहा है आप पूछते नहीं मेरे से पता नहीं क्यों नहीं पूछते एक डाउट आपके मन में और है वो आप पूछ नहीं रहे पूछ लो अभी आप पूछ लो उससे नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपसे सी तो आता है इंटीग्रेशन करते हैं तो सी आता है प्लस में सी का पिछली बार देखो प्लस में सी वो इसलिए लिखते हैं मैंने बताया था दोबारा बताता हूँ वो इसलिए लिखते हैं ताकि कुछ एरर होगा ना तो खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन सी कांस्टेंट सही है तो आपके मन में एक और डाउट है वो मैं बता देता हूँ इसकी इंटीग्रेशन करी आपने तो सी लिखा है प्लस में सी यहाँ भी तो इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पे भी लिखा सी प्लस में तो इंटीग्रेशन हटती तो सी आता है इधर तो आ गया सी इधर भी तो इंटीग्रेशन कर रहे तो यहाँ भी सी आना चाहिए था यहाँ भी सी आना चाहिए था सी हमेशा तब आता है जब हमारे पास दो वेरिएबल हो दो चीजें हो दो वेरिएबल हो जैसे ये देखो x k dt k और dt
ये हमारे पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो के तो कांस्टेंट है और dt हमारे पास वेरिएबल है, तो प्लस में हम c लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है बस x ही है, 1/a - x है मतलब 1/x ही है, a तो कांस्टेंट है 0 है वो तो एक ही वेरिएबल है तो c नहीं लगाते। ऐसे जीरो ऑर्डर में भी आप चेक करो c हम लगाते हैं हमेशा राइट हैंड साइड, इधर तो एक ही था dA था, अगर आप चेक करो जीरो ऑर्डर में तो dA को a लिख दिया था, हाँ तो कल्ला था dA, बट वहाँ क्या था k dt था, तो इसलिए सीधे आते हैं। ये बहुत आगे की बात है, बस अभी आप इतना करो कि ये फॉर्मूला है, इसके हमने ऐसे करके इंटीग्रेशन करके निकाल दिया। और नेक्स्ट का हम बता दो क्या होता है, इससे आगे बता दो क्या होता है। एक तो ग्राफ होता है, तो पहले ग्राफ बना लेते हैं इसका। ग्राफ बनाए, इस इक्वेशन के बेस पे ग्राफ बनाते हैं। ये कौन सी इक्वेशन है, y = mx + c। तो सुनो, x की जगह क्या आ जाएगा, t। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं यहाँ माइनस है ना तो यहाँ मैं प्लस कर देता हूँ, ध्यान से देखो आप, ये प्लस है माइनस कर देता हूँ, ये भी प्लस है माइनस कर, तो मतलब माइनस कॉमन ले लिया मैंने, सही, माइनस हमने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, यहाँ सारे में माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस से क्या बन गया प्लस बन गया, ये प्लस से क्या बन गया माइनस बन गया, ये प्लस से क्या बन गया माइनस बन गया। अब हम इनको रिलेट कर देते हैं, y की जगह में क्या लिखूं log a - x, तो y की जगह में क्या लिखूं log a - x, x की जगह में क्या लिखूं t, x की जगह में क्या लिखूं t, और हमारा स्लोप क्या है m, m को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप कितना आ रहा है माइनस में k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे बन गया ग्राफ। अब सुनो, पेपर वाले डिस्टर्ब करेंगे आपको, क्वेश्चन बनाने वाले आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो क्या लिख देंगे, वो ये लिख देंगे टाइम, इधर लिख देंगे a0, इधर लोग a लिख देंगे और ये, और आपसे पूछेंगे ये कौन सा ग्राफ है, तो भाई ये और ये सेम ही तो है भाई, याद कर लो। क्रिश आप बता दो सबको, लास्ट ए क्या था, रिमेनिंग रिएक्टेंट, और a - x भी क्या होता है, तो a - x को a भी तो लिख सकते हैं भाई, पता होना चाहिए, क्लियर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्या था टोटल रिएक्टेंट, x क्या था कितने प्रोडक्ट बन गए, तो टोटल रिएक्टेंट में से मैं कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं माइनस कर दूं तो रिमेनिंग रिएक्टेंट आ गया, तो a - x को a भी लिख सकते हैं। अब एग्जामिनर वाले तुम्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं पेपर में, वो ऐसे लिख देंगे, वो ऐसे लिख देंगे, और आपसे पूछेंगे किसका लिखना है, बोल फटाफट से, फटाफट से बोल, फटाफट से बोल। अभी यहाँ बैठे 40 मिनट हो गए, अभी बोल दो आप। तो ये जीरो ऑर्डर है, देखना जरा जीरो ऑर्डर का पहला ग्राफ बनाया, फर्स्ट ऑर्डर फर्क देख रहे हो, देख रहे हो दोनों फर्क दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो आंख बंद कर लो, अभी पेपर में ग्राफ बना हुआ है और लोग लिखी हुई है, तो समझ जाना फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, लोग नहीं लिखी हुई है, जीरो ऑर्डर ग्राफ, तो जीरो और फर्स्ट के दोनों सेम ग्राफ है, बट लोग के साथ है तो फर्स्ट है, बिना लोग के तो जीरो है। ए की जगह a - x भी लिख सकते हैं, ए बी और a - x दोनों एक ही बात है, कैपिटल ए और a - x, एक क्लियर होना चाहिए तुम्हारा वर्ड्स, सही। तो ग्राफ बन गया, आगे बताना क्या करना है, ग्राफ नीचे का है, ये बताया ना मैंने, यहाँ m क्या होता है, स्लोप होता है, लाइन कैसे जाएगी उसका स्लोप कैसा होगा वो m डिसाइड करता है, यहाँ पे m -3 है,
माइनस में तो ऊपर से नीचे रहेगी, अगर ये प्लस में होता ना कि तो मैं नीचे से ऊपर भेजता। So we will graph minus 4 1 3. हाँ, हमने इससे क्यों नहीं बनाया ग्राफ? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप पूछते नहीं ना मुझसे, इसलिए मैं बताता भी नहीं तुम्हें। अभी वो पूछ रहे हैं, इसी से ग्राफ बना देते भाई, इससे नहीं बना सकते क्योंकि y माइनस में आ रहा है। एटलीस्ट y और x आपकी दो पॉजिटिव चीज होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ हम बना रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यू नो क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑल शुगर टी कॉफी साइन कोस टेंजेंट कोस। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बना रहे हैं तो वहां पे दोनों चीजें पॉजिटिव होनी चाहिए, x भी पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ पे y देखो माइनस में था, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ माइनस कॉमन लेके प्लस बनाया। अब मैंने इसको y लिखा, y तो पॉजिटिव होना चाहिए ना, क्योंकि ये 0 है, 0 से ऊपर तो पॉजिटिव होता है ना। k माइनस में आ गया, k तो कांस्टेंट है, k तो आ सकता है माइनस में, क्योंकि k क्या है, एक नंबर है, रेट कांस्टेंट, वो तो स्लोप डिसाइड करेगा, वो तो नंबर है, तो उसको वो माइनस में आएगा तो ऐसे बना देंगे, प्लस में आएगा तो ऐसे बना देंगे, ठीक है। बट y माइनस में नहीं होना चाहिए, इसलिए y को मैंने माइनस से प्लस बनाया, क्लियर, ठीक है। तो ग्राफ बन गया हमारा, ये समझ में आ गया आपको सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला काम बताना मतलब क्या होता था, फटाफट बोलते चलो आप, धीरे धीरे। अभी हम स्पेशल केस लगाते हैं। अगला काम क्या होता है चेक करो, जीरो ऑर्डर में स्पेशल केस लगाते हैं। तो केस लगेगा आपके ऊपर, क्योंकि पढ़नी थे घर में, आंटी पुलिस बुला लेंगी, केस लगा लो। टाइम कितना हो गया, ध्यान से देखना मैं कैसे लगा रहा हूँ केस, और आप ज़रा सही लगाएंगे बिल्कुल। टाइम हो गया 0, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है x भी 0 है। बोलो सही है कि गलत है? विनय आप सबको बता दो, विनय आप सारी क्लास को बता दो कि x क्या था। x को आप सही तरह से बोलो, थोड़ा बोल नहीं रहे सही तरह से, आप बोल तो सही रहोगे, आप ये बोलो ना x क्या है, जो प्रोडक्ट बना है, जो रिएक्शन प्रोडक्ट बना है, तो टाइम 0 है, इसका मतलब x भी 0 है। क्या मतलब है इसका? अगर टाइम 0 है तो भाई प्रोडक्ट बना ही नहीं, रिएक्शन चालू ही नहीं हुई, और जब रिएक्शन ही नहीं चालू हुई तो x तो 0 ही आएगा ना, प्रोडक्ट तो बना ही। या दूसरी भाषा में बोलो, पेट्रोल तो उड़ा ही नहीं, धक्का नहीं खुला, तो DA तो 0 आएगा, DA को ही तो x बोलते हैं। और जीरो ऑर्डर में क्या करना तुमने, जीरो ऑर्डर में अलग तरह से केस था, टाइम 0 था, a को a नोट लिखा था, जितना बच रहा है उतना ही टोटल है, बट यहाँ हम अलग तरह से लगा रहे हैं, टाइम 0 है तो x भी 0, सही। बोलो क्या करूँ, आगे बोलो फटाफट क्या करूँ। तो ये जो वैल्यूज हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट दीज वैल्यू इन फर्स्ट, पुट कर दो भाई, यहाँ पुट कर दो। कैसे पुट करते हैं, x की जगह क्या पुट कर दो, 0, a माइनस 0, टाइम की जगह क्या पुट कर दो, 0, c की वैल्यू कितनी आ गई, -2, बट सी माइनस में हो गया। आपको पता है केस क्यों लगाते हैं, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आगे सी की वैल्यू बोलो क्या करो, पुट सी वैल्यू इन फर्स्ट, पुट कर दो। तो सी की वैल्यू कहाँ पुट कर दिया, फर्स्ट। सी की जगह क्या आ जाएगा, -9। चलिए यहाँ तक बताइए, किसी को दिक्कत क्या कोई, इधर यहाँ तक क्लियर, कितना आ जाएगा आंसर, चलो सॉल्व करते हैं। ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस पे, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक लिख दिया हमने, ये माइनस पे लोग इधर आके प्लस में हो गया, ये इक्वेशन सेम चल रही है, सिंपल। यू नो दिस, व्हाट इज दिस, log m minus log n, log n upon n,
फॉर्मूला पता है ना आपको, नहीं पता तो याद कर लो, log m माइनस log n, log m अपॉन n, ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, log a अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू a। अभी एक बात और सुनो, आपको पता है लोग दो तरह के होते हैं, एक होता है लोग 10, एक होता है लोग नेचुरल, दो तरह के लोग होते हैं। जब भी आप इंटीग्रेशन से लोग लाते हो ना, ये लोग है लोग नेचुरल वाला, ये कौन से लोग है, ये सारे लोग कौन से हैं, लोग नेचुरल वाले, जहाँ भी लोग है लोग नेचुरल है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से आएंगे। ठीक है, ये लोग नेचुरल को ln भी लिख सकते हैं, खाली लोग नेचुरल को ऐसे ना लिख के मैं ln भी लिख सकता हूँ, ये होता है लोग नेचुरल है। बट हम जो लोग देखते हैं टेबल में से वो लोग 10 होता है, तो आपको लोग नेचुरल को किस में चेंज करना है, लॉग 10 में। कैसे चेंज करते हैं, लोग नेचुरल इज इक्वल टू 2.303 लॉग 10। ये आपने पढ़ा है कहाँ पे बोलो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहाँ पर हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्वेश्चंस में, नर्नेस इक्वेशन के कांस्टेंट क्वेश्चंस में। तो लॉग नेचुरल को मैंने बदल दिया 2.303 लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू a t, और हमने क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में a लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर इस पूरे लेसन में 50 क्वेश्चन है तो 50 में से 20 क्वेश्चन केवल इसी फार्मूले से रिलेटेड है। आधे क्वेश्चन, हाफ, पूरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखना प्रदीप में, हाफ क्वेश्चन इस फार्मूले से होंगे। 2.303 अपॉन a log a अपॉन a माइनस x टाइम। टाइम निकल गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर से। सही क्लियर हो गया सबको फॉर्मूला। अच्छा, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को मैं अलग ढंग से लिख रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, अलग ढंग से लिख रहा हूँ। ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बुरा तो नहीं मानेंगे आप सब? लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते, क्योंकि यही तो ए नोट है, शक्तिमान ही तो वो है गंगाधर, तो ए को ही तो ए नोट बोलेंगे, और ए माइनस एक्स को क्या बोलेंगे, ए जो बस। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सही। तो अभी आप बता दो अगला काम क्या है। वेरी नाइस, हाफ लाइफ पीरियड। अब इसका भी क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ पीरियड। कैसे निकालेंगे, केस लगाएंगे, लगाओ केस। यहाँ पर मैं केस लगा देता हूँ, केस हाफ लाइफ पीरियड। क्या होता है जब टाइम क्या हो जाए, हाफ हो जाए। आप लगाओ, खुद लगाओ, बोलो खुद लगाओ आप। टाइम आधा हो गया तो मतलब क्या होगा, फटाफट लगाओ। पता बोल दो, ऐसे लंबे लंबे मत बोलो, हम लोग टाइम इज इक्वल टू 2 है, आप तो क्या a इज इक्वल टू a/2 मत बोलना, क्योंकि वो जीरो ऑर्डर में लाना है, वो मत बोलो। और तो सर a इक्वल्स टू कैपिटल A इक्वल्स टू a और a नोट में आंसर मत बोलो भाई। हाँ, यस। जब टाइम हाफ हो जाए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। इसमें बोलो ना आंसर जो हम कर रहे हैं, पता लगे कैसे।
लग गया ना, सिंपल है। एक्स माने कितना प्रोडक्ट बना भाई, वो रिएक्टेंट जितना लिया था उसका आधा ही बना होगा ना। कितना रिएक्टेंट लिया था आपने, ए नॉट को ही तो एक बना था। तो चाहे आप ऐसे लिख देते a इज इक्वल टू a नॉट बाय 2, चाहे आप ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है दोनों, बट हमने ऐसे लिख दिया क्योंकि ये लिख चले हैं ना शुरू से। सर लेकिन एक तो रिमेनिंग रिएक्टेंट होता है ना, ए क्या होता है रिमेनिंग भाई, हेलो, छोटा ए टोटल रिएक्टेंट का। यानी कैपिटल है रिमेनिंग रिएक्टेंट। हाँ तो ये सही तो लिखा है, फिर टाइम अगर हाफ हो गया तो रिमेनिंग रिएक्टेंट कितना बच गया? सर वो a माइनस x था ना, मतलब ये रिमेनिंग रिएक्टेंट जो था स्मॉल एक बार दोबारा बता दो कौन के कुछ भी नहीं, दोबारा क्यों बताऊँ मैं, क्यों बताऊँ मैं दोबारा? भाई भी कुछ, मैं क्यों दोबारा बताऊँ? ए नॉट मतलब, ए नॉट को ही हम ए बोलते हैं और ए को हम बोलते हैं ए माइनस एक्स, और डी ए को हम बोलते हैं। ये है टोटल, ये है रिमेनिंग, और ये है चेंज। तो देख लो हाफ हो गया, तो कितना चेंज का मतलब है प्रोडक्ट। चेंज माने कितना प्रोडक्ट बना। तो अगर हाफ टाइम हो गया तो कितना प्रोडक्ट बना? टोटल का आधा ही बना होगा, टोटल ये है। ठीक, ये वाली चीजें ए डी ए हम जीरो ऑर्डर में यूज करते हैं, यहाँ हम ये यूज करते हैं। चलिए कुछ कर दो यहाँ पर, काम थे यहाँ सर जीरो ऑर्डर वाले प्रॉब्लम है कि रिमेनिंग रिएक्टेंट क्यों लगाया आपने वहाँ पर d आना चाहिए ना। जीरो ऑर्डर में हमने ये लगाया, ये लगाया। तो मैं कहती यहाँ पे a की जगह d आना चाहिए। जीरो ऑर्डर जब शुरू करा था तो हमने ए से शुरू किया था, जब हम फर्स्ट ऑर्डर शुरू कर रहे हैं, काम में शुरू कर रहे हैं तो एक्स के टर्म में बताएंगे ना। एक्स का मतलब, चलो एक्स का मतलब बताओ। सर मतलब प्रोडक्ट कितना बन गया? कितना बन गया? a ए क्या था? तो टोटल कितना प्रोडक्ट बना है? जितना टोटल रिएक्टर तो उसका आधा ही बना। तो हम एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स की जगह लिखते हैं, टाइम की जगह क्या लिख देंगे हाफ, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे a बाय 2। फिर हमारा फाइनल टाइम की जगह क्या आ गया हाफ। ठीक, इस फॉर्मूले में हमने x की जगह लिख दिया a बाय 2। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। मैथ आता है आपको, एलसीएम लेके बता दो कितना आ रहा है आंसर। ये मुझे बता दो कितना आ रहा है यहाँ पे। इधर कितना आ रहा है बता दो। 2 आएगा, अरे 2 तो आएगा। अरे यहाँ एक है, एक में से आधा गया, आधा ही तो बचा। एक में से आधा गया, आधा बचा, ए से कट गया, ये 2 ऊपर आ गया। मुझे बता दो लॉग 2 कितना होता है? कमाल कर दिया आपने, 0.301 इंटू करके बता दो 0.693। 10 क्वेश्चन एक से एक फॉर्मूले से है कि हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, 0.693/k। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, 0.693/k। हाँ जी, फटाफट से बताओ। एक भी अगर समझ में है ना, एक पॉइंट भी, तो हमारे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे 15 के 15। एक पॉइंट भी समझ में नहीं आया, एक भी पॉइंट आप पूछ लो मुझसे, ऐसे कर दिया सर, ऐसे कर दिया सर, यहाँ लोग ले गया था हमने, हाफ लाइफ कर दिया। सर जो यहाँ पर रिमेनिंग रिएक्टेंट होगा वो भी a by 2 लिया सकते हैं। रिमेन, हाँ जी बताइए, फॉर्मूला क्लियर हो गया?
मैं ग्राफ बना रहा हूँ आपके लिए। कितने ग्राफ बनने रहेंगे? जीरो ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ बने थे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 ही बना है, 2 और बना रहा हूँ। हाफ लाइफ का ग्राफ बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं, देखना कैसे बनाऊँ। हाफ लाइफ ग्राफ बना रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये हाफ लाइफ टाइम है, तो देखो ग्राफ बना रहा हूँ किसी से बीच में, हाफ लाइफ के बीच में और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बन रहा है। ये बोलो सही बना के गलत? ध्यान से देखो फॉर्मूले को, ध्यान से देखो ग्राफ को। ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? ये ग्राफ हमें ये बता रहा है आप जितना मर्जी हाफ लाइफ टाइम चेंज कर दो, ए नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट इज ए नोट विनय? इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है भाई। हाफ लाइफ टाइम ए नोट पे डिपेंड ही नहीं करता है, इसके हाफ लाइफ के मामले में ए नोट नहीं। तो जितना मर्जी आप चेंज करते रहो, ए नोट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, ये कांस्टेंट ग्राफ है। बट यही अगर आप पीछे पेज पलटो और मुझे आप सभी बोलो कि जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या था, बोलना जरा। ये यहाँ पर फर्क पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना हाफ लाइफ टाइम का, ये जीरो ऑर्डर का बनाता हूँ हाफ लाइफ टाइम और ए नोट के बीच में, तो ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ टाइम ए नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हाफ लाइफ टाइम चेंज होगा वैसे वैसे ए नोट भी चेंज होगा। बट फर्स्ट ऑर्डर में तो ए नोट है ही नहीं, और भाई जब ए नोट ही नहीं है तो जितना मर्जी टाइम चेंज करते रहो, ए नोट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन्हें पढ़ना ही नहीं है तो क्या कर लेंगे हम? जितना मर्जी आप कहते रहो, पढ़ना ही नहीं उसने तो नहीं पढ़ना, क्योंकि उसके फॉर्मूले में ही ए नोट नहीं आ रहा, किस्मत में कुछ और लिखा है। सारे थोड़ी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे काम है, बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े और भी काम होते हैं। तो इसका मतलब हाफ लाइफ टाइम ए नोट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये दूसरा ग्राफ, और अब मैं तीसरा ग्राफ बना रहा हूँ, वो आप बता देना मैंने कौन से फॉर्मूले से बनाया होगा। तीसरे ग्राफ में यहाँ बना रहा हूँ टाइम, ये इधर लिखा, इधर लिखता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए नॉट। या मैं लिखता हूँ ए माइनस। तो ये ग्राफ मैंने कहाँ से बनाया है? शुरू से बनाया है। कहाँ शुरू से? ये तो यहाँ से मैं क्या बता रहा है, जैसे जैसे a माइनस एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मुझे शॉर्ट में लिखना होता तो मैं a माइनस एक्स को शॉर्ट में क्या लिखता, बोलो फटाफट से? a, क्योंकि a माइनस एक्स का मतलब है a फॉर एप्पल। व्हाट इज a फॉर एप्पल? जितना रिएक्टेंट बच रहा है। तो a माइनस एक्स भी वही है, जितने रिएक्टेंट बच रहे हैं। हर एक चीज के 3 ग्राफ हैं और एग्जाम में ग्राफ ही आएंगे। फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, मैं ग्राफ बना दूंगा, आप बता देना किसका ग्राफ बनाया है। आगे समझ में क्लियर है? अब मैं आपको बता देता हूँ, ये तो होगी डेरिवेशन सारी बड़ी बड़ी लॉन्ग का टाइप। अब मैं बस आपको 2 फॉर्मूले बताऊंगा, याद रखने योग्य बातें। 2 फॉर्मूले, बस 2 ही फॉर्मूले याद करना है। कर दे आप सारा। दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत में। एक तो ये याद होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू 1/k, ए नॉट माइनस में a, हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k। ये जीरो ऑर्डर के फॉर्मूले हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है। ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले, बस ये याद रखना चाहिए। जीरो ऑर्डर का ये फॉर्मूला टाइम का है, ये हाफ लाइफ टाइम का जीरो ऑर्डर का, ये टाइम का फर्स्ट ऑर्डर है, ये हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर है। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। अगर इतनी बात आपको याद है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। कल हमने सारा दिन क्वेश्चन ही करने हैं,
कल हम न्यूमेरिकली करेंगे, 20 न्यूमेरिकल पिछले 10 साल से लगातार आ रहे हैं, वही क्वेश्चन करेंगे। इन दोनों, बस ये दोनों पे क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ में आपसे पूछ लेता हूँ, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे रेट है, मैंने ऐसे बना दिया, बोलो किसका ग्राफ बनाया। रट्टे मत मारना, ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, समझ लो क्या है ये। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाफ लेफ्ट, चलो मैंने रेट ही लिख दी टाइम। तो जैसे टाइम बढ़ा लो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि जीरो है, तो यहाँ मैं ये लिख देता हूँ। अब तो बता दोगे, अब तो बता दोगे जीरो ऑर्डर है। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो सेम ही है। अच्छा इसको मैं और चेंज कर दूं तो यहाँ पे लिख दूं रेट, तो अब तो क्लियरली मेंशन है कि फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन पावर में 0। कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा लो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 पावर में 0 ही होता है। सही, ये बताना जरा। हाफ लाइफ टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये देखो फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ टाइम जितना मर्जी डालो कंसंट्रेशन उतनी ही रहने वाली है क्योंकि है ही नहीं फॉर्मूले में, ये नोट करो पूरा कि नहीं है, इसी फॉर्मूले में ये नोट आएगी। ठीक, और ये बता दो या रेट दे दो। फर्स्ट ऑर्डर, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है वैसे वैसे रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेट इज इक्वल टू a माइनस एक्स, पावर में 1 होता है ना। a माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग वाली यही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर। सही है, और ये बताना तो यहाँ तो आंखें बंद करके आंसर आ जाता है। लोग लिखा है ना और ये लाइन नीचे जा रही है तो मतलब लोग तो फर्स्ट ऑर्डर में ही आता है, और अगर खाली यही होता तो यहाँ लोग नहीं है, खाली यही है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही है और लाइन नीचे आ रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये जीरो ऑर्डर है। लोग के साथ है फर्स्ट ऑर्डर है, बिना लोग के जीरो ऑर्डर है। आगे समझ में सबको, तो जीरो ऑर्डर अच्छे से याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, ग्राफ याद कर लो, तीनों ग्राफ बना लिए होंगे। फर्स्ट ऑर्डर अच्छे से याद कर लो। कल का सारा दिन हमारे क्वेश्चन होंगे, कल ओनली न्यूमेरिकल होंगे, जीरो के और फर्स्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हम आगे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।